सो फाइनली JKSSB एग्ज़ाम के एक इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। डे 3 आज रहने वाला है। इससे पहले डे 1 और डे 2 का PDF ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया टेलीग्राम पर। जिसने नहीं डाउनलोड किया है वो टेलीग्राम पर जाइए, फाइल्स वाले सेक्शन पर आपको PDF देखने को मिल जाएंगी। तो ये वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 घंटे के बाद इस वीडियो का PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है और एक बात फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगा, आप सभी कह रहे हो कि हर एक टॉपिक से एक MCQ सामने आना चाहिए, लेकिन फिलहाल इनिशियल लेवल पर अगर मैं बात करूंगा, जो स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहा था उसी स्ट्रैटेजी पर मैं काम कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ही वीडियोस आना स्टार्ट होंगी। स्ट्रैटेजी क्या थी, पहले कुछ टॉपिक सेलेक्टेड करे गए हैं, उन सेलेक्टेड टॉपिक से ही MCQ आपके सामने आते रहेंगे। जैसे ही 10 से 12 दिन की वीडियोज़ आपके सामने कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हर एक टॉपिक से एक MCQ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। What is the name of the Ukrainian city that was the first major target of the Russian invasion? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आप सभी ने इसके बारे में सुना है। आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि यूक्रेन की पहली सिटी वो कौन सी थी जिस पे सबसे बड़ा टारगेट करा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, हालांकि हर जगह पर टारगेट करा गया था, लेकिन सबसे पहली बार कहाँ पर टारगेट करा गया था, तो वो कीव ऑप्शन नंबर 8 देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर वैसे भी गेस वर्क लगा सकते थे। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव ही है। अगर किसी को हमला करना होगा तो सबसे पहले हमला कहाँ पर होगा, वो जो भी कंट्री है उसकी कैपिटल पर हमला करा जाएगा। तो वैसे यूक्रेन की कैपिटल कीव पर यहाँ पर हमला करा गया था सबसे पहली बार। अब ये क्वेश्चन आपके सामने क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि जो रिसेंट एग्जाम हुए JKSSB के, वहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ की करेंसी कौन है, कैपिटल क्या है, ये सब कुछ बेसिक तो आपको कवर करना ही होगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है इन दिसंबर 2023 रिसेंट, यानी कि क्वेश्चन आपसे सामने आ रहा है, लाकाडोंग टर्मरिक हैज़ बीन अवॉर्डेड द GI टैग। दिस प्रोडक्ट रिसीव्ड द GI टैग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी हाल ही में लाकाडोंग टर्मरिक हल्दी की कैटेगरी है, जो कि बड़ी पॉपुलर भी है, इसे GI टैग का दर्जा दिया गया है। आपको बताने जो हल्दी की हम बात कर रहे हैं, ये हल्दी कौन से स्टेट में मिलती है, मेघालय में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरला में। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेघालय हो जाएगा। मेघालय में अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, पे जयंतिया हिल्स के बारे में पढ़ते हो, जयंतिया हिल्स में एक एरिया आता है लाकाडोंग, वहाँ की हल्दी बड़ी फेमस है, उसे GI टैग यहाँ पर दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। ICFRE की पहली वुमेन DG अपॉइंट करी गई हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहली बार किसी वुमेन को DG बनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन थे कंचना देवी, किरण बेदी, स्वाति परिहार, नंदिनी गुप्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचन देवी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 बैच की है ऑफिसर है ये, और मध्य प्रदेश को वैसे बिलोंग करती हैं। 30 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट जैसे डिपार्टमेंट में काम करने का। तो कंचन देवी जी को ICFRE का DG बनाया गया है और प्रेजेंट में भी यही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 करंट अफेयर्स की कैटेगरी वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे जो क्वेश्चन है वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी वाले आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा जा रहा है वेयर वॉज एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम इन JNK। एशिया की सबसे बड़ी रेस, साइकिल रेस जो है अभी हाल ही में करवाई गई थी, वो कहाँ से स्टार्ट करी गई थी, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करी गई थी। ये या तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी स्टेट या फिर UT से वो स्टार्ट करी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करा गया था। इसका नेम क्या था, इसका नाम रखा गया था रेस अक्रॉस इंडिया। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, नाम क्या रखा गया था, रेस अक्रॉस इंडिया। और जम्मू कश्मीर में कहाँ से स्टार्ट करी गई ये रेस, श्रीनगर से स्टार्ट करी गई और कहाँ तक जानी थी, कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक साइकिल रेस, कितना बड़ा इवेंट आप समझ सकते हो। इसीलिए ये एशिया का सबसे बड़ा साइकिल रेस इवेंट भी माना जा रहा है और है भी वाकई में। और इस इवेंट की खास बात हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही फीमेल पार्टिसिपेंट है। ऐसे 20 या 30 के करीब पार्टिसिपेंट थे, लेकिन उनमें से एक ही फीमेल पार्टिसिपेंट है। अब एक ही है तो उनका नाम भी पता होना चाहिए, वो नाम क्या है, गीता राव। क्लियर हो गया। अभी जम्मू कश्मीर बेस्ड है, इसलिए इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको रखनी ही पड़ेगी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो श्रीनगर से स्टार्ट हुई है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन
टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। पहले इंडियन जिन्हें मेडल मिला था ओलंपिक्स में, इंडिविजुअल कैटेगरी में पहली बार ओलंपिक्स में मेडल कौन लेकर आया था इंडिया की तरफ से? मिल्खा सिंह, केडी जाधव, पीटी उषा या अवनी लेखारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केडी जाधव की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ओलंपिक्स हो रहे थे ये तभी रेसलर की कैटेगरी में आते, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने लाया था। पहली बार इंडिविजुअल इवेंट में इंडिया की तरफ से कोई मेडल आया था, वो ब्रॉन्ज मेडल था, वो केडी जाधव ही लेकर आए थे, रेसलिंग वाली कैटेगरी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, फिलहाल 1952 का वो टाइम पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर सामने स्क्रीन में आ रहा है, विच ऑफ द अवार्ड्स इज नॉट अवॉर्डेड ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन कौन से अवार्ड से लोगों को सम्मानित नहीं करा जाता, अब से वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स डे होता कब है? 29 अगस्त को, है ना। ध्यानचंद जी की बात करेंगे, बर्थ एनिवर्सरी, तो इसीलिए इस दिन ये सेलिब्रेट कर जाता है, अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करेंगे, ये सभी अवार्ड्स तो रहते हैं इस दिन में, लेकिन अशोक चक्र नहीं रहता, क्योंकि ये अलग अवार्ड है ना, जैसे मिलिट्री कैटेगरी का हो जाएगा, तो स्पोर्ट्स वाले दिन स्पोर्ट्स के अवार्ड दिए जाएंगे, इसीलिए अशोक चक्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला अवार्ड इस दिन नहीं दिया जाता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये कल्चर ऑफ इंडिया वाली कैटेगरी है। यहाँ पर लास्ट टाइम किसी का डाउट था कि सिलेबस में तो जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर मेंशन है, तो ये इंडिया वाले कल्चर की कैटेगरी से क्वेश्चन क्यों आते हैं? इंडिया के कल्चर वाली कैटेगरी से क्वेश्चन इसीलिए आते हैं क्योंकि ये भी सिलेबस में मेंशन है, आपने सिलेबस सही से देखा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का कल्चर भी है, इंडिया का कल्चर भी है, तो दोनों ही आपको कवर करने होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, रास महोत्सव या फिर रास लीला फेस्टिवल की बात करेंगे, ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में नाम सुनते हो मजुली आइलैंड करके ना, जियोग्राफी में आप उसके बारे में पढ़ते हो, वहीं पे फेमस, वहीं से फेमस बनता है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली। कौन सी मॉन्यूमेंट ऐसी जो कि दिल्ली में नहीं है? हुमायूं टॉम्ब, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, अलाई दरवाज़ा। ये तीनों जो हैं वो दिल्ली में तो हैं, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है, इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी सभी दिल्ली में थे, बट गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो वही से तो पूछा है कि दिल्ली में कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, द सुबरदर मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले कि सुबरदर मेला जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट कर जाता है, इतना पता होना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर के एग्जाम की तैयारी कर रहे तो जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिकली कहाँ पे सेलिब्रेट कर जाता है? डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर या फिर जम्मू। तो बदरवा वाले एरिया में सेलिब्रेट कर जाता है, इसका मतलब डोडा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नाग देवता का टेंपल है, लगभग सी लेवल से 12,000 फुट की हाइट में, वहाँ पर लोग जाया करते हैं वहाँ पर इस दिन में, और बैसाखी से पहले ही सेलिब्रेट करा जाता है। तो बड़ा प्राचीन तरह का इस फेस्टिवल इसे माना जाता है और सेलिब्रेट आज भी अच्छे तरीके से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, डैश इज ए फॉर्म ऑफ थिएटर डांस परफॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा थिएटर डांस की कैटेगरी में आता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। धूमल डांस, बच्चा नगमा, रूफ डांस या फिर बांड पाथर। तो या फिर थिएटर डांस की कैटेगरी में कौन सा डांस फॉर्म जम्मू कश्मीर में आता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो बांड पाथर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये जो 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन थे वो हमने कंप्लीट करे हैं। अभी जो बाकी सेक्शन है, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी वाइल्ड लाइफ या फिर स्टॉक असिस्टेंट या वेटरनरी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है, तो कोर्स का लिंक डिस्काउंट चल रहा है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स कंप्लीट है, वहाँ पर रिवीजन स्टार्ट हो गई है। और वो एस्पिरेंट्स जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करनी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटैम्प्ट करने, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने, तो उनके लिए एक टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड कर दी गई है, अपडेट कर दी गई है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा। आप इजीली क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। फिलहाल आगे चलेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। इंग्लिश वाली कैटेगरी से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बैरन का सिनोनिम क्या हो जाएगा। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, फर्टाइल, फॉरबिड, लिमिटेड या फिर इनफर्टाइल। बैरन के जैसे हम हिंदी में बंजर बोलते हैं, तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, जो इनफर्टाइल लैंड ज़मीन की कैटेगरी में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्टाइल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, फॉरवर्ड तो मना करना, वो तो अलग ही कैटेगरी में चला जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है इनसेन का साइनोनिम मतलब सेम मीनिंग क्या हो जाएगा। शाई, क्रेजी, ड्वार्फ, ये ड्वार्फ होता है छोटा, जाइंट होता है बड़ा, क्रेजी आपको पता है शाई हो गया तो शर्माता वगैरह है। तो इनसेन का मतलब क्या होता है, जो क्रेजी होगा, मेंटली इल होगा, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, उसके लिए इनसेन यूज़ करते हैं। उसको मतलब क्रेजी यहाँ पर जो बेस्ट है वो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपसे पूछा जा रहा है एंटोनियम ऑफ इम्पेरेटिव। एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है। इम्पेरेटिव का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, वाइटल, अननेसेसरी, सक्सेस या फिर क्रूशियल। देखो इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, जो कि ज़रूरी हो, है ना, यानी कि वाइटल भी मतलब ज़रूरी होता है, तो ठीक है, क्रूशियल भी मतलब ज़रूरी होता है। आपको तो अपोजिट पता है ना, तो अपोजिट क्या हो जो ज़रूरी ना हो, यानी कि अननेसेसरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी एंटोनिम सिनोनिम आपको कवर करवाए जाते हैं वो सभी आपको याद करने, क्योंकि बेसिक लेवल से कवर करवा रहा हूँ, है ना। बेसिक लेवल क्लियर करोगे तभी तो हार्ड लेवल करने का बेनिफिट होगा। अगर बेसिक ही नहीं कवर करोगे, जैसे कि अभी तक होता है जेके एसएसबी के एग्जाम में, लास्ट 1 साल से चल रहा है, आप बेसिक स्किप कर रहे हो, हार्ड लेवल की तरफ जा रहे हो, एग्जाम में बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे एग्जाम अच्छा नहीं हो रहा। तो बेसिक्स करना बड़ा ज़रूरी बन जाता है। एंटोनिम ऑफ ब्रिटल। ब्रिटल का एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्रेकेबल, नेचुरल, टफ या फिर प्लेन। ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट जाए, जैसे ग्लास होता है, ब्रिटल मटेरियल है। तो ब्रेकेबल तो होगा इसका सेम मीनिंग, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टफ, जो इजीली टूटे ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में अपने बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और जेकेएसएसबी एग्ज़ाम क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर इस तरह की और भी कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपको हाई लेवल की एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर जाके पुरानी वीडियोस भी देखो। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एमसीक्यू वाली वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपकी नॉलेज बूस्ट होने वाली है उन वीडियोज़ के थ्रू। फाइंड द इनकरेक्ट वन, मतलब जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है, गलत स्पेलिंग है, आपको वो बताना है कौन से हो जाएंगे। कन्वीनियंट है, बिगिनिंग है, नोटिसेबल और एक्सप्रेस। तो गलत स्पेलिंग कौन सा आपको वो बताना था, NOTICE फिर ABLE, ये होते हैं नोटिसेबल के करेक्ट स्पेलिंग। और यहाँ पर मिस्टेक आपको देखने को मिल रही, ई यहाँ पर गायब करा हुआ है। वैसे यहाँ पर आपको बताना था कि मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा, सेपरेट, एम्बेरस, रिसीव या फिर डिसअपीयर। कल की जो वीडियो थी वहाँ पर रिसीव के स्पेलिंग गलत थे, आज रिसीव के स्पेलिंग सही करे हुए हैं, बट एक मिस्टेक भी है, वो कौन से आपको वो बताना था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक सेपरेट की है, एम्बेरस की है, रिसीव या डिसअपीयर। तो एम्बेरस की स्पेलिंग EMBA, डबल R जाता है ना, यहाँ पर एक ही R देखने को मिल रहा है, तो वही मिस्टेक थी, वही आपको बताना था। आगे चलते रीजनिंग वाली कैटेगरी है। यहाँ पर आपको बताना है, जैसा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। पहला टॉपिक एनालॉजी था, उसके 2 क्वेश्चन कवर करे थे। सेकंड टॉपिक रिलेशनशिप कंसेप्ट था, उसके 2 क्वेश्चन कर लिए। थर्ड नंबर पे था फिगर ऑड वन आउट, अब उसके 2 क्वेश्चन करने। मतलब इन चारों में से एक पैटर्न गलत है, वो पैटर्न कौन सा गलत है आपको वो पहचानना है। अगर आप ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इस फिगर में 1 2 3 4 5 साइड हैं और 5 क्रॉस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 3 साइड है, 3 क्रॉस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 6 साइड हैं लेकिन क्रॉस 5 हैं, इसका मतलब ये पैटर्न गलत है। तो आगे देखो 4 साइड और 4 क्रॉस हैं, तो यहाँ पे इजीली समझ आ गया, ऑप्शन नंबर सी वाला पैटर्न जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते यहाँ पर भी आपको बताना था कौन सा यहाँ पे पैटर्न गलत है, आपको वो बताना है। तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। अगर इस फिगर की बात करेंगे, देखो ये जो फिगर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर नीचे की तरफ वही सेम फिगर बनी है। यहाँ पर जो फिगर आपको देखने को मिल रही है, नीचे भी वही सेम फिगर बनी हुई है ना। मतलब यहाँ पे राइट साइड टॉप में जो फिगर है वो लेफ्ट साइड बॉटम में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर देखो क्या फिगर है, ऐसे ऊपर की तरफ शेडेड पोर्शन और नीचे की तरफ मैं बात करूँगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स केस चल रहा है, यहाँ पर वैसा नहीं देखने को मिल रहा। और अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो जो पैटर्न यहाँ पर है वही पैटर्न यहाँ पर भी है।
तो ए, बी और सी जो है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जबकि अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रहा होता तो जो नीचे की तरफ सर्कल है वहाँ पर ऊपर की तरफ शेडेड पोर्शन होना था, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर है वो एग्जैक्टली यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे जो फिगर है एग्जैक्टली यहाँ पर आ रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, हमें वही तो बताना था। आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट डे में परसेंटेज के 2 क्वेश्चन डिस्कस करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर सेकंड डे में एवरेज के 2 क्वेश्चन डिस्कस करें। अब आज थर्ड डे है। अब आपके सिलेबस में मेंशन है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, है ना, इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। आज टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर कल स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। इस तरह से ये वाला सेक्शन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन है, इस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन यही आता है। यहाँ पर वो कहा जा रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ए किसी काम को करने में 4 दिन लगाता है, वाइल बी कैन डू दैट सेम वर्क इन 6 days, जबकि बी उस काम को करने में 6 दिन लगाता है। ए किसी काम को करने में 4 दिन लगा रहा है और बी उस काम को करने में 6 दिन लगा रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो बताओ ये जो काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हमें पहले निकालना तो टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो भी आपको नंबर दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 दिन का टाइम दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालना होता है। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। क्लियर हो गया। फिर 12 से इसको डिवाइड करो तो कितना जाएगा 3, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। वैसे 12 डिवाइडेड बाई 6 2 आ जाएगा, तो बी एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा। अगर दोनों मिलके काम करते, 3 और 2 कितना बचेगा 5, दोनों मिलके काम करते तो एक दिन में 5 यूनिट काम करते। लेकिन आपसे पूछा गया कि कितने दिनों में काम खत्म होगा, उसके लिए जो टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय ये करना होता है, तो यानी कि 12/5 आपके पास आ जाएगा। बट ऑप्शन में 12/5 तो है नहीं, लेकिन आपको ये देखने को मिल रहा है 2/5, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 प्लस 2 12/5, तो वैसे ही बनता है। और किसी को भी मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो एक प्लेलिस्ट बनी है इस यूट्यूब चैनल पर, बेसिक्स ऑफ मैथ के नाम से, वो प्लेलिस्ट जाओ देखो, इस तरह के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। इवन कोई भी डाउट अगर आपको मैथमेटिक्स में बेसिक्स वाला, सारे क्लियर हो जाएंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, 15 आदमी किसी काम को कंप्लीट करने में 16 दिन का टाइम लगाते हैं। इफ 24 मैन आर एम्प्लॉयड, अगर हम 24 आदमी अगर वहाँ पे काम करने लेकर आए तो बताओ कितने दिनों में काम खत्म होगा। इस कैटेगरी में फॉर्मूला लगता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ना। M मतलब मैन, D मतलब डेज, H मतलब आवर, W मतलब वर्क। ये एक साइड की कैटेगरी, एक दूसरे साइड की कैटेगरी। तो इस क्वेश्चन में को M यूज करना है, मैन यूज करना है, डेज यूज करना है, आवर तो दिया नहीं, इसको हम हटा देते हैं, है ना। और वर्क हम एक यूनिट मान के चलते हैं, तो वहां पर हम वही करेंगे। M1 था हमारे पास 15, D1 था हमारे पास 16 और W1 हमारे पास क्या है, मतलब एक यूनिट काम करते हैं मान के चल रहे हैं। फिर M2 हमारे पास क्या है, 24 आदमी लाने। D2 मतलब कितने दिन लगाएंगे वही तो बताना था, और वर्क तो सेम ही करना है, तो इसको हम सेम रहने देते हैं, है ना। इसका मतलब हमको सॉल्व क्या करना है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 16 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाई D2, इसको सॉल्व करना है। तो ये 24 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, है ना। अब 4 को 4 से करेंगे 16, 4 को 6 से करेंगे 24, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 3 को 1 से करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बच गया 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो 10, तो 10 डेज ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 20 क्वेश्चंस आपके जो है वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो सही लगी होगी और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बाकी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो जल्दी ही आपको ये नंबर जो 20 क्वेश्चन वाला नंबर है ये 25 देखने को मिलेगा, और अगर और अच्छा रिस्पांस मिला तो 25 की जगह इन क्वेश्चन का नंबर 30 भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल थैंक यू, जय हिंद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।